जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैप का जो हमारा ये सीरीज़ स्टार्ट होगा, इसमें जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हर 3-4 दिनों पर एक बार मैप का वीडियो भी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो जो करंट में जो भी इवेंट हो रहे हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन इम्पॉर्टेंट इवेंट के हिसाब से हम लोग मैप को देखते रहेंगे और बाकी जो स्टैटिक चीज़ें वो भी साथ साथ रिवाइज होती चलेंगी। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें कंप्लीट होती रहेंगी। और कल जो पर्यायवाची का वीडियो था उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अभी हिंदी जो है कभी कभी 2 दिन लगातार हो जाएगा, अभी ऑल्टरनेट डेज पर होगा और फिर धीरे धीरे समय के साथ उसको और रेगुलर कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, 1 से 1.5 महीने में काफ़ी कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट तक सब कुछ चलेगा, उसमें पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए, अभी हाल ही में जो क्वाड लीडर्स की समिट थी वो 6वां क्वाड लीडर की समिट आयोजित हुई है। कहाँ पर हुई है? वेलमिंगटन। और ये वेलमिंगटन का है, यूएस का दिलवारे स्टेट है। 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं यूएस के। तो दिलवारे जो स्टेट है यूएस में, वहाँ पर एक शहर है वेलमिंगटन, पोर्ट सिटी है, किनारे पड़ता है बिल्कुल समुद्र के। तो वहाँ पर ये आयोजन किया गया है, यानी कि 6वां क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन डेलवेयर राज्य के वेलमिंगटन में आयोजित किया गया है। देखिए, जब आप सिर्फ से सर्च करेंगे नेट पर वेलमिंगटन, तो आपको 2 वेलमिंगटन नज़र आएगा। एक तो नॉर्थ कैरोलिना जो इनका स्टेट है, राज्य है, एक वहाँ पर वेलमिंगटन है, और एक दिलवारे, दिलवारे राज्य के पास में है। तो ये जो दिलवारे या दिलावरे ये जो स्टेट है, डेलवेयर बोल लीजिए, डेलवारे, तो ये डेलवेयर जो स्टेट है, यहाँ पर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा वेलमिंगटन शहर। तो वहाँ पर यह आयोजन हुआ है, याद रखिएगा। नॉर्थ कैरोलिना वाला अगर गलती से कहीं ऑप्शन में दिख गया तो वो नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर पहले हम मैप को देखते हैं। डेलवेयर स्टेट, ठीक है, ये है डेलवेयर स्टेट, आप इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये है वेलमिंगटन लिखा हुआ है, वेलमिंगटन, यहीं पर आयोजन किया गया है। ये अटलांटिक महासागर है, तो जाहिर सी बात है कि हम यूएस के उत्तर पूरब की तरफ ये कहीं राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर न्यूयॉर्क आ जाता है, वॉशिंगटन डीसी जो इनका कैपिटल है, राजधानी है, न्यूयॉर्क है, वो इसके ऊपर आता है नॉर्थ में। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ये पेनिसल्वानिया है, ये पिडमॉन्ट प्लेट्यू लिखा हुआ है। तो पिडमॉन्ट प्लेट्यू या पिडमॉन्ट जो पहाड़ी होती है, पठार होती है, उसका क्या मतलब होता है? देखिए, ऐसा पठार जो एक तरफ तो पहाड़ से घिरा हुआ हो और दूसरी तरफ या तो प्लेन क्षेत्र आ जाए, मैदानी क्षेत्र आ जाए, प्लेन एरिया आ जाए, या फिर समुद्र हो। तो इस तरीके का जो पठार बीच में पड़ता है, इसको हम लोग पिडमॉन्ट पठार या पिडमॉन्ट प्लेट्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर पिडमॉन्ट प्लेट्यू हम यूएस में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके इधर आप देखेंगे यूएस के उत्तर पूरब साइड में तो ब्लू रीज की पहाड़ियाँ हैं, ब्लू रीज माउंटेन्स हम बोलते हैं। तो ब्लू रीज माउंटेन्स एक तरफ हो गई पश्चिम में, और पूरब साइड में क्या हो गया? अटलांटिक महासागर का हिस्सा आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे बिल्कुल उसको टच कर रहा है पठार को। तो इसलिए ये पिडमॉन्ट प्लेट्यू बन चुका है, इसको हम बोलते हैं यूएस में पिडमॉन्ट प्लेट्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ ब्लू रीज की पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ यहाँ पर मैदानी क्षेत्र भी आपको देखने को मिल रहा है, और नहीं तो समुद्र का हिस्सा भी थोड़ा थोड़ा टच कर रहा है। तो बीच में जो पठार पड़ गया वो क्या हो जाएगा? पिडमॉन्ट प्लेट्यू या फिर पिडमॉन्ट की पठार या पिडमॉन्ट प्लेट्यू, ठीक है। तो यहाँ पर विल्मिंगटन शहर आपको समझ में आ गया, और डेलवेयर इसको स्टेट पढ़िएगा। डेलवेयर राज्य में ये विल्मिंगटन शहर में आयोजन हुआ है 6वें क्वाड लीडर समिट का। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, ये यूएस का मैप है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इस यूएस के मैप में आप देख रहे हैं, ये जो उत्तर पूरब का बिल्कुल साइड है, यहाँ पर देखिए न्यूयॉर्क ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये वेलमिंगटन है, और वेलमिंगटन शहर डेलवेयर जो राज्य है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। देखिए, अगर आप ओशन करेंट्स की बात करेंगे, महासागरीय धाराएं जिनको हम लोग बोलते हैं, तो 2 तरीके की उसमें महासागरीय धाराएं होती हैं। एक गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं जिनको हम लोग वार्म ओशियन करंट बोलते हैं, और एक ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं जिसको हम लोग कोल्ड ओशियन करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप, अभी हम बहुत डिटेल नहीं देखेंगे, डिटेल हम कभी देखेंगे मैप में इससे, लेकिन आप ऐसे देखिए, यहाँ पर इक्वेटोरियल करंट है। अपनी धरती जो है वो ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ जब धरती घूमती है, तो बिल्कुल उसके काउंटर में, एक उसके अपोजिट में आप देखेंगे कि यहाँ पर समुद्र की धाराएं, महासागरीय धाराएं चलनी शुरू करती हैं इक्वेटर के पास में, भूमध्य सागर के पास में। तो हम इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल ओशन करंट, ठीक है। इक्वेटोरियल करंट जब ये बढ़ती है
तो यहाँ पर आने के बाद ये ब्राज़ील का तट है, ब्राज़ीलियन कोस्ट है। यहाँ पर आने के बाद वो दो टुकड़े में टूटेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे टकरा के जाएगा। वो हिस्सा जो ब्राज़ील से दक्षिण की तरफ दक्षिण अमेरिका में आगे बढ़ता है, इसे हम ब्राज़ीलियन करंट भी बोलते हैं, या ब्राज़ीलियन महासागरीय धाराएं। और ये सारे हम लोग गर्म महासागरीय धाराओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है इनके सतह पर। तो ये तो गर्म महासागरीय धाराओं की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद जो उत्तर में बढ़ता है साउथ अमेरिका के, जो यूएस की तरफ, अमेरिका की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो हिस्सा जो आगे बढ़ता चला जाएगा और यूएस को टच करने लगेगा, उसको हम लोग गल्फ स्ट्रीम का नाम देंगे। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम का नाम देंगे। अब देखिए जैसे जैसे ये उत्तर में आगे बढ़ेगा, तो जो कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस बल है, वो आपके जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स इस महासागरीय धाराओं को क्या करेगा कि आप पूरब साइड में मुड़िए, राइट में मुड़िए। तो ये सीधे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दाएं तरफ मुड़ेंगे, राइट साइड मुड़ेंगे, कोरियोलिस बल की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से। और वो जब ये मुड़ना शुरू होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जब ये उत्तर अटलांटिक महासागर में ये जो गल्फ स्ट्रीम दाएं तरफ मुड़ना शुरू करेगा कोरियोलिस फोर्स की वजह से, तो हम इसे नाम देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यानी उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का नाम क्यों दिया हमने, क्योंकि ये जो महासागरीय धाराएं बढ़ रही थी आगे, इनको किसी ने दाएं तरफ मोड़ दिया या बाएं तरफ मोड़ दिया, मतलब मोड़ दिया, बिल्कुल वो सीधे सीधे नहीं जा पा रही हैं। तो इस तरीके से हम इसे ड्रिफ्ट का नाम देते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपका आगे बढ़ते हुए कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन के पास में। इसीलिए ठंड में भी जो यूके है, इंग्लैंड है, उनके जो पोर्ट हैं, जो उनकी पोर्ट है, वो पोर्ट में अगर आप ध्यान से, बंदरगाह अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमता है, इसी की वजह से, क्योंकि ये जो गर्म महासागरीय धाराएं हैं वो कहीं ना कहीं यूके के, जो इंग्लैंड के आसपास के बंदरगाह हैं या पोर्ट हैं, उनको टच करते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। उसकी वजह से जो बर्फ़ ठंड में वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए वो पिघल जाती है, क्योंकि उसका तापमान थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो वो उनके लिए क्लाइमेट भी बढ़िया कर देता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर आप एक ध्यान से ये देखेंगे कि गल्फ स्ट्रीम यहाँ से आ रहा है, ठीक है, उसके बाद ये उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट होकर आगे बढ़ता है। ये ऊपर से नीचे लेब्राडोर, जो कनाडा का दाहिने तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे, दाहिने तट पर, तो लेब्राडोर है। लेब्राडोर से जो महासागरीय धाराएं आती हैं वो ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं, कोल्ड ओशियन करंट, क्योंकि उनका जो ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होता है, वो आपका ठंडे क्षेत्र से होता है। वो जब नीचे आना शुरू करती हैं, तो जब वो नीचे आना शुरू करेंगी तो उनको भी दाएं तरफ, उनको आप देख रहे हैं कि इस तरीके से उनको कोरियोलिस बल मोड़ेगा। जब कोरियोलिस बल इनको मोड़ता है, तो ये अफ्रीका के बाएं तट के पास से जब गुजरती है, तो ये कैनरी करंट होती हैं, जो कि कोल्ड ओशियन करंट की श्रेणी में आता है। ठीक है, और ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में एक ऐसा अलग सा महासागर है, जो इन सारे महासागर धाराओं के बीच में, महासागर के बीच में एक अलग समुद्र का स्थिति बन चुका है यहाँ पर, और इसे हम कहते हैं सरगासो समुद्र, सरगासो सी। तो सरगासो सी, इसमें एल्गी होता है, सरगासम, उसी के नाम पे सरगासो सी नाम रखा गया है, यहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो जब हम लोग ओशियन करंट को और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें ये समझ में आएगी। फिलहाल की याद रखिए कि बीच में ही सरगासो सी देखने को मिलता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि समुद्र के बीच में समुद्र कौन सा है, तो सरगासो सी है। और उसी तरीके से आप ध्यान देंगे, जब भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये बेंगुला करंट है, जो कि कहाँ से आता है, ये कोल्ड ओशियन करंट है, ठंडी महासागरीय धाराएं हैं, और ये बिल्कुल दक्षिण पश्चिम का जो तट है अफ्रीका का, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका में 5 ग्रेट लेक्स हैं, 5 ग्रेट झील हैं, और हमेशा इन पे सवाल पूछा जाता है। एक बार यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें भी देख लेते हैं, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए, ये 5 ग्रेट लेक्स है, इसमें आप बाउंड्री देखिए, ये बाउंड्री है कनाडा और यूएस के बीच में। तो देखिए, लेक सुपीरियर, जो सुपीरियर झील है, उसके बीचों बीच पास हो रहा है। फिर यहाँ पर लेक हुरॉन के पास हो रहा है, फिर लेक आयरी से पास हो रहा है, और उसके बाद लेक ओंटेरियो से होते हुए पास हो रहा है कनाडा और यूएस का बॉर्डर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेक मिशिगन है, मिशिगन झील है, ये पूरा का पूरा यूएस के अंदर में आ रहा है। तो इसीलिए कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा झील है इन 5 ग्रेट लेक्स में जो पूरा का पूरा यूएस के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर आता है, कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लेक मिशिगन।
अब हम ये देख लेते हैं जो टॉप 6 दुनिया के सबसे बड़े मीठे पानी के झील हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर लेक्स, उनको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील यानी कि फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो ये है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? लेक विक्टोरिया। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने कौन सा देखा? लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो जब अफ्रीका का देखिए, ऐसे तुरंत ऐसे रफ मैप बनाइए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 देशों के बीच में लेक विक्टोरिया घिरा हुआ है, केनिया, तंजानिया, इधर है युगांडा। ठीक है, KUT कुट होता है, तो ऐसे याद रखिए, केनिया, उसके नीचे तंजानिया और बाईं तरफ है युगांडा। इन तीनों के बीच में क्या घिरा हुआ है? लेक विक्टोरिया। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, फ्रेश वाटर लेक है। तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा ये लेक हुरॉन। ठीक है, तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है लेक हुरॉन। चौथे नंबर पर है लेक मिशिगन। ठीक, और 5वें नंबर पे कौन सा है? लेक तंगानिका। लेक तंगानिका भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अफ्रीका के मैप में आपको दिखेगा, दुनिया का सबसे लंबा मतलब दुनिया का सबसे लंबा झील है वो, लॉन्गेस्ट लेक है। और 5वां दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। और 6वां दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील यानी 6th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? लेक बाइकल। और लेक बाइकल कहाँ देखने को मिलेगा आपको? रशिया में, जो कि अपने आप में दुनिया का सबसे गहरा झील भी है। ठीक है, तो ये 5 ग्रेट लेक्स हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। और लेक सुपीरियर के बारे में एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि ये न केवल दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, देखिए दुनिया के 10% जितने भी फ्रेश वाटर हैं, मतलब मीठा पानी जहाँ भी हमें पूरे दुनिया में मौजूद है, अवेलेबल है, उसका 10% हिस्सा केवल अकेले लेक सुपीरियर में है, सुपीरियर झील में मौजूद है। यानी सतह क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर है, जिसमें दुनिया की सतह का लगभग 10% ताज़ा पानी या मीठा पानी मौजूद है। उसके बाद आप देखेंगे तो यह न केवल दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची फ्रेश वाटर लेक भी यही है। 600 फीट है समुद्र लेवल से ऊपर। तो कभी कभी सवाल आ जाए तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील और दुनिया का सबसे ऊंचा मीठे पानी का झील, यानी कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, दोनों ही किसका आंसर होगा? लेक सुपीरियर का। तो ये भी हो गया। मैप भी आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से हमेशा सवाल पूछा जाता है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा ये करंट भी देख लिया, ओशियन करंट यूएस में कहाँ मौजूद है, विल्मिंगटन डेलवेयर स्टेट में, वो कहाँ पर होता है ये देख लीजिए, ये हम लोगों ने देख लिया। और यहीं से हम लोगों ने शुरुआत किया था। पिडमॉन्ट प्लेटू भी हमने देख लिया। तो ये जितना इम्पोर्टेंट इससे जुड़ा हुआ हो सकता था पॉइंट, ये हम लोगों ने देख लिया। अब यूएस को कभी हम लोग अच्छे से नॉर्थ अमेरिका के मैप में देखेंगे तो भी बहुत सारी पहाड़ियाँ वगैरह है, वो सब भी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।